औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, पॉलिसियां, सफ़बंदी और अब ताजिरों को उस काम पर लगा दिया गया है जो सही मानों में उनका काम है नहीं। अगर सही मानों में उसूली तौर पर एक मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए तो जिसका जो काम है, अगर शहर में या पूरे मुल्क के अंदर वो शख्सियत या उस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वो काम करते हुए दिखाई दें तो सही मानों में माशरे में सुधार पैदा होगा, लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहां पर जो सूरत हाल है कि जितने पॉलिटिशियंस हैं वो महज क़यादत को खुश करने में लगे हुए हैं। ताजिरों को मसाइल में इतना घेर लिया गया है कि वो तमाम के तमाम लोग एहतजाज में लगे हुए हैं, जबकि उनका काम तिजारत करना है। अगर मैं बात करूं पुलिस की, तो पुलिस ने वो काम शुरू कर दिए हैं जो एक वक्त में जराइम पेशा अफराद किया करते थे कराची के अंदर। बबांगी दहली बात कहूं तो पुलिस ने भत्ते लेना शुरू कर दिए हैं कराची से वसी पैमाने पर। जिला इंतजामिया का काम है कि वो इलाके के मसाइल को समझे, उनके हवाले से कोई पॉलिसी मुरत्तब करे और उन मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा करे। लेकिन यहां पर सूरत हाल उसके बरक्स दिखाई देती है। जिला इंतजामिया भी महज भत्ताखोरी, दुकानों को सील करने, ताजरों को घेरने और इन तमाम तर मशगलात में मसरूफ दिखाई देती है, जो कि सही मानों में उनका काम नहीं है। आज भी ताजरों की जानिब से पॉलिसियां बनाई गई हैं, क्योंकि पिछले 4 दिन से इसी तमाम तर सूरत हाल के ऊपर मुसलसल आवाज उठाई जा रही है कि जी ताजिर परेशान हैं। ताजिर उस नहज पर आ चुके हैं कि अपनी अपनी दुकानें बंद करके तमाम ताजिर हजरात गली चौराहों सड़कों पर एहतजाज करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तमाम ताजिर तंजीमें हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों के दफातर के दर पर सजदा रेज हो रही हैं। उसकी वजह यही है कि वो चाहते हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ में जितने लोग बैठे हुए हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए ही सही, लेकिन इसी बहाने ताजरों के उन मसाइल को हल कर दिया जाए जो कि मसाइल हुकूमत की तरफ से ताजरों के लिए पैदा किए गए हैं। मुसलसल जो सूरत हाल इस वक्त सबके सामने दिखाई दे रही है कि आज वो घिनौना खेल खेला जा रहा है। तमाम तर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आज भी कराची के इलाके शाह फैसल के अंदर वाज़े तौर पर एक बात देखी गई कि जी मिठाई की दुकान को सील किया गया और पुलिस वालों ने जितना माल मिठाई की दुकान में मौजूद था सब उठाकर सड़कों पर फेंक दिया। और उसके बाद गुर्बत का आलम चेक कीजिएगा कि शाह फैसल के अवाम जिनको अरसा दराज में कभी एक आध बार मिठाई खाना नसीब हो जाए, वो तबका प्लास्टिक के शॉपरों में मिठाई जमा करता हुआ दिखाई दिया। इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर लोग अक्सर पूछते हैं कि सही मानों में आपको बड़ी तकलीफ है हुकूमत के इकदामात से। तकलीफ नहीं है, हुकूमत से किसी को नफरत भी नहीं है। तनकीद बराए इस्लाह चाहते हैं, तनकीद बराए तनकीद कोई नहीं चाहता। और हुकूमत से नफरत क्यों हो भाई? हम ही वोट देकर लेकर आए हैं हुकूमत को, तो हुकूमत से नफरत नहीं है, लेकिन हुकूमत से उस पैमाने पर शिकायत मौजूद हैं जो कि कहीं ना कहीं नफरत की छत को भी क्रॉस कर जाएगी। सिंध हुकूमत की जानिब से जितनी बातें की जा रही हैं लॉकडाउन, एसओपीज और दीगर चीजों के हवाले से, मुर्तजा वहाब साहब कुछ कह लें या नासिर हुसैन शाह साहब कुछ कह लें, लेकिन सही मानों में अजला के हवाले से मैं बात करूं तो जो जिला सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा करके दे रहा है, टैक्स इन्वर्टेड कॉमर्स में टैक्स इकट्ठा करके दे रहा है, वहां पर सही मानों में डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स की शान में खुद वुज़रा कसीदे पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने गुज़िश्ता रोज भी इस बात की निशानदही की थी कि आज से 2 रोज कबल कराची के इलाके हुसैनाबाद में मेमन कम्युनिटी ने एक पार्क बनाया है, 2.5 करोड़ रुपए लागत उस पर आई है और वो मेमन कम्युनिटी की जानिब से बनाया गया है। और उस पर तख्ती लगाने के लिए सिंध हुकूमत आ गया ही, नासिर हुसैन शाह साहब पहुंचे
उन्होंने फीता काटा, फीता काटने के बाद उन्होंने वो बात की जिस पर जिला वस्ती में काम करने वाले तमाम ताजिर हजरात ने सर पकड़ लिया होगा। वो कहते हैं कि हमने सबसे बेहतरीन टीम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को दी है और सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन। अब वो टैक्स किस चीज को कह रहे हैं ये नासिर हुसैन शाह साहब ही जानते हैं, ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं। ये सिर्फ नासिर हुसैन शाह साहब जानते हैं कि आया वो टैक्स किस चीज को कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से हो रही है। और आज से 2 रोज कबल ही मेरे प्रोग्राम में राना एहसान साहब PMLN से ताल्लुक है, उनकी जानिब से कहा गया कि मैं बड़े वसूख से यह बात बोलता हूं कि जितने डिप्टी कमिश्नर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाए जाते हैं वो बाकायदा सरमाया देने के बाद अपनी कुर्सी संभालते हैं और उसके बाद अपना काम करने का नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं, जो कि सही मानों में सबके सामने है। और उसमें अगर एक डिप्टी कमिश्नर के सीट का हवाला दे दिया जाए तो वो कहते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सिर्फ डिप्टी कमिश्नर 3 करोड़ रुपए देकर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लगे हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में डिप्टी कमिश्नर लगे हैं। तो उसके बाद सूरत हाल क्या है? उसके बाद सूरत हाल यह है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की महज एक मोबाइल मार्केट से सरमाया जाता है 1 करोड़ रुपए सिक्का राइजुल वक्त। यह सूरत हाल तमाम इजला की है जिस पे ताजिर बिलबिलाए हुए हैं, जिस पे ताजिर कहते हैं कि हमें मजबूर ना किया जाए कि अपनी दुकानों पर हम सरकारी सील की जगह निजी सील लगाकर और हम उस काम पर तवज्जो मरकूज कर दें जो कि ऑपोजिशन जमातों का काम है, जिसे आसान अल्फाज में एहतजाज कहा जाता है, धरना कहा जाता है। क्योंकि एक तो पहले ही मईशत की सूरत हाल काफी हद तक खराब है और इस सूरत हाल के अंदर जब महंगाई भी अपने जोबन पर है, इस सूरत हाल में अगर ताजिरों को इस तरह परेशान किया जाएगा, ताजिरों को थाने ले जाकर और उनकी रिहाई की एवज भत्ता तलब किया जाएगा, तो फिर ताजिर बिरादरी बवांगे दहल ये बात करने पर बजिद हो जाएगी कि जनाबे वाला हमारा देने वाला हाथ है, कुछ भी हो जाए अपनी खुददारी के ऊपर आंच नहीं आने देंगे, हम हाथ फैलाने वाले नहीं बनेंगे। अगर कोई ये बात बोलता है कि जी ताजिर तंजीमों में इत्तेफाक नहीं है, तो जी थोड़े से चश्मे का नंबर ठीक कराने के बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिएगा जो आज से 3 रोज कबल की गई है ताजिरों की जानिब से। तो जितनी ताजिर तंजीमें, चाहे अंजुमन ताजरान हो, चाहे सिंध ताजिर इत्तेहाद हो, चाहे कराची ताजिर इत्तेहाद हो, तमाम ताजिर तंजीमों के सरबराहान वहां पर मौजूद थे जिन्होंने एक ही शिकायत रखी है कि 50-50 हजार रुपए मार्केटों से भत्ता तलब किया जा रहा है। लोग आज इस सूरत हाल से 2-4 हैं कि ताजिर परेशान हो गए। दूसरी जानिब अवाम का एक और देरीना मसला, सिंध हुकूमत से अगर मैं यहां सवाल करूं किसी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे से, तो कहते हैं जी आप लोग क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं, तो और क्या करें जी, बताना पसंद करेंगे। जो हुकूमत लोगों को घर में बंद रखने के लिए अपनी तमाम तवानाइयां सर्व करती हुई दिखाई दे रही है, वो गली के जंगली कुत्ते नहीं पकड़ सकती। गली के अंदर झुंड के झुंड घूम रहे होंगे जंगली कुत्तों के, वो सिंध हुकूमत जो कि इंसानों को पकड़ पकड़ के घरों में बंद करेगी, जेलों में बंद करेगी, वो सिंध हुकूमत जिसकी वजीर सेहत असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर कहती हैं कि इन जंगली कुत्तों को मारने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, वो सिंध हुकूमत शहर के जंगली कुत्ते नहीं पकड़ सकती। अरसा गुजर गया, किसी को कुछ नहीं पड़ी अवाम की। वजीर आला साहब काफी बयानात देते हैं, काफी एक्टिव भी दिखाई देते हैं, लेकिन किसकी नजर में? और आज इस सूरत हाल के अंदर अगर वजीर आला सिंध साहब से बात कर ली जाए, वो कहते हैं आप कुत्ते के काटने से मर जाएं, आप स्ट्रीट क्रिमिनल आपको ठोक के चला जाए, आप पानी की कमी से मर जाएं, आप सीवरेज का पानी पीने से मर जाएं, या आप कचरे से पैदा होने वाली बीमारियों से मर जाएं, मैं कोरोना से नहीं मरने दूंगा। बाकी आप किसी भी चीज से मरते फिरें सड़कों के ऊपर, मैं कोरोना से नहीं मरने दूंगा आपको। इसी पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जो सूरत हाल के ऊपर अभी तमाम तर चीज़ें सामने आ रही हैं, अभी सईद गनी साहब के हवाले से मैं आपको बताता चलूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। उन्होंने कहा कि जी तमाम मामलात जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं, सिर्फ सिंध के अंदर ही इतना बवाल खड़ा कर दिया जाता है जिसकी वजह से सिंध हुकूमत को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं, वजीर आला सिंध के माविन खुसूसी भी हैं, वीर जी कोहली साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया वीर जी कोहली साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। कोहली साहब, क्या कहना पसंद करेंगे? सर, सिंध हुकूमत ने जो है वो आज वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है कि सिर्फ सारा मलबा जो है वो सिंध हुकूमत पर डाला जा रहा है। कोई अच्छी खबर ही सुना दे सर ताजरों के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सिंध गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि सिंध के जो बिजनेसमैन कराची के हों, हैदराबाद के हों, कहीं के भी हों, सिंध भर में जो रहते हैं, वो जाहिर है सिंध में जो बिजनेसमैन जिनको ज्यादा फैसिलिटीज मिलेगी तो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। हम सब समझते हैं, बच्चे नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जहां तक लॉकडाउन की बात है तो आपको पता होगा कि जब सबसे पहले जब चीफ मिनिस्टर सिंध और सिंध गवर्नमेंट ने जब ये प्रोग्राम शुरू किया था और सख्त लॉकडाउन शुरू किया था, तब उनको बहुत सख्त क्रिटिसाइज किया गया था। और हमारे वजीर आजम साहब इमरान खान, तो वो पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों में, कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में, इवन जो राजधानी है हमारी इस्लामाबाद, वहां भी लॉकडाउन था। लेकिन उस वक्त जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि मैं लॉकडाउन के सख्त खिलाफ हूं, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन लगा, भाई तुम पाकिस्तान के वजीर आजम हो, पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि मैं उसके खिलाफ हूं। लेकिन जो कराची की सूरत हाल है उसको देखने के लिए थोड़ा सा आपको तो उनकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये वही कराची है जहां पर एक जमाना होता था जब यही ताजिर थे, यही कराची था, यही कराची शहर की सूरत हाल थी। लेकिन यहाँ पर जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान आता था तो उसको कराची एयरपोर्ट से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती थी और बाहर लाशें गिरती थी। और यही कराची था जब बल्दिया फैक्ट्री में आग लगती थी, 300 साढ़े 300 लोग जल के मर जाते थे। यही कराची शहर था जिसके अंदर वुकला को जिंदा जला दिया जाता था, यही कराची था। लेकिन उस वक्त यही ताजिर थे जो नहीं बोलते थे। अब इसके अलावा और भी गवर्नमेंट हुकूमतें रही हैं, लेकिन यहाँ पर जब लॉकडाउन की बात करते हैं तो यही ताजिर कहते हैं कि यहाँ पे आर्मी नाफिज कर दो, यहाँ पे फौरी तौर पे रेंजर नाफिज कर दो, फौरी तौर पे गवर्नर राज लगा दो। अब ये बिजनेसमैन हुए कि साहब के सियासतदान हुए, क्या आप कहते हो कि यहाँ पे गवर्नर राज लगा दिया जाए, यहाँ पे फौज मुकर्रर कर दी जाए? पुलिस साहब एक दफा बुलाकर पूछ लेना ताजरों को, जो उनके मसाइल हैं, जो उनके तहफुजात हैं, उनको बुला के पूछ लो और उनसे बोल दो भाई कि सही मानों में जो तुम्हारा डोमेन है उसमें रहकर बात की जाए, सियासत में इन्वॉल्व ना हुआ जाए। ये तो हुई है ना बात। ये आज भी हम वो कहीं बैठे हुए थे तो यही आज ही बात हुई है और सीएम साहब ने यही कहा कि आप उनसे बैठ के बात करो कि क्या मसला हो सकता है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि जब सिंध के अंदर एक पूरा प्रोग्राम बने और कराची के लिए सेपरेट हो, क्योंकि कराची तो सबसे बड़ा सिंध का शहर है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिंध में हम जो है वो एक SOPs और लॉकडाउन का वो ऐलान करें और कराची में वो ना करें। और फिर यही बिजनेसमैन है कि जब हम बात करते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है, सारे कारोबार बंद हैं, लेकिन ये कोर्ट में चले जाते हैं और फिर कोर्ट के लिए बहुत एहतराम है, लेकिन फिर कोर्ट से हुक्मनामे भी जारी हो जाते हैं कि भाई ईद है तो आप जो है वो सारे मॉल वगैरह खोल दें क्योंकि लोगों को शॉपिंग करनी है। हम कहते हैं भाई लोगों को जिंदगी और मौत का सवाल है, वो खतरनाक किस्म की वबा है और लोगों की जिंदगी से खेलना जो है ना वो किसी भी खतरे से खाली नहीं है। लेकिन फिर कोर्ट सगोरी का ऐलान आ जाता है और फिर हम खामोश हो जाते हैं और फिर हम जो इजाजत देते थे कि आप जाकर खुद कारोबार खोल लें। लेकिन कोहली साहब, अभी ताजरों की जानिब से जो है वो बारहा एक ही बात बोली जा रही है कि जी पुलिस एहलकार हो गए या जिला इंतजामिया हो गई जो कि सिंध हुकूमत की मातहत है, वो भत्ते तलब कर रही है। सर, रिश्वत जो है उसका बाजार गर्म कर दिया गया है, सबसे ज्यादा जिला इंतजामिया के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, फिर पुलिस वाले सामने आ जाते हैं। क्या कहेंगे सर, इस सूरत हाल में तो ताजरों का एहतजाज करना बनता है? नहीं, मुझे ये बताएं कि अगर बारिशें होती हैं तो सिर्फ कराची में होती हैं, अगर कचरा होता है तो सिर्फ कराची में होता है, अगर ताजिरों के साथ मामला होते हैं तो सिर्फ कराची में होते हैं। हमें तो थरपारकर के जो लोग हैं वो सिंध से खफा है, सिंध गवर्नमेंट के साथ खफा है कि भाई आपने थरपारकर में बिजली पैदा कर दी और आपने जो 660 मेगावाट बिजली जो है वो आपने नेशनल ग्रिड को दे दी और वो जाकर फैसलाबाद की फैक्ट्री चला रहे हैं, थर वालों को तो बिजली दी नहीं। तो वो सिंध गवर्नमेंट जो हमेशा सोचती है वो प्लान सोचती है या वो उस मफाद की बात करती है जिसमें हमें नेशनल लेवल पे मफाद हो।
और जहां पर हमें नेशनल लेवल पे कोई ना कोई सहूलत मिल जाए, क्योंकि नेशनल ग्रिड को मिलने कोई भी फैसिलिटी मिलती है, बिजली मिलती है तो पूरे पाकिस्तान को, तो हम तो सिंध गवर्नमेंट तो वो सोचती है जो पाकिस्तान लेवल की बात करते हैं। कोहली साहब, ये लेकिन मेरे फिर जो सवाल का उसके जवाब नहीं है अगेंस्ट सर, में- माजरत के साथ ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं जिले इंतजामिया और पुलिस एहलकारों की बात कर रहा हूं सर। खुलेआम भत्ता तलब किया जा रहा है, खुलेआम जुर्माने किए जा रहे हैं। इस तरीके कार से तो बिल्कुल भी ताजिरों का एहतजाज जायज है सर। नहीं, मुझे नहीं पता कि किसने भत्ता वसूल किया, इसका तो मुझे नहीं पता, मुझे पूछना पड़ेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में किसने कहां से वसूल किया। चले और एक क्या उसकी निशानदेही कंप्लेंट मैं हुई ही कि करता नहीं हुई। चलता हूं आपके सामने सर, मैं ही करता चलूं सर। शर्जील गोपलानी साहब ताजिर रहनुमा हैं, उन्होंने आज से तकरीबन एक हफ्ते कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की एक मोबाइल मार्केट से 1 करोड़ रुपए सिक्का रायजुल वक्त भत्ता दिया गया है जिला इंतजामिया को। अब सर बता दें, ताजिर इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोलेंगे, वो भी मीडिया के सामने बैठ के। अभी आधा घंटा पहले मेरे साथ वो लाइन पे थे जी, और जी। एक बहुत सीनियर साहब है, उन्होंने लाइन पे लिया था, और ये ताजिर साहब जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो मेरे साथ ही लाइन पे थे। जी, जी। और उन्होंने पहले जुमला ये बोला कि यहाँ करप्शन है, और दूसरा जुमला पता है उन्होंने क्या बोला कि यहाँ फौरी तौर पे गवर्नर राज लगा दिया जाए। तब मुझे बताएं कि आप यहाँ करप्शन की बात करें या गवर्नर राज की बात करें। आप ये जो जब एक जुमले आप कहते हो यहाँ बहुत गवर्नेंस के बहुत खराब हालात हैं और यहाँ पर जो करप्शन है और लूटा जा रहा है, और अगले जुमले को आप जब कहते हैं कि यहाँ गवर्नर राज लगा दिया जाए, तो फिर हमें वहां से सियासत की बू आती है, हमें पॉलिटिकल उसके एजेंडा की बू आती है। लेकिन सर बताएं ना, कोई सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई है जिससे कोई ऐसे जरासीम लग गए हैं ताजिरों को जो मुसलसल जो है गवर्नर राज का मुतालिबा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमारे मसाइल जब तक गवर्नर राज नहीं लगेगा मुमकिन नहीं है कि हल हो जाए। नहीं, हमें पता है, हमें सब पता है कि ये क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है और किसकी एजेंडा है। बस वो हम क्या बोलें, अगर हम बोलते हैं तो भी हम जो करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। लेकिन हम क्या बोलें, आपको पता है कि किस तरह यहाँ एजेंडा चलते हैं और किस तरह यहाँ प्रोग्राम होते हैं और किस तरह। मुझे बताएं कि जब बारिश होती है, हमें ड्यूटी लगी हुई थी, हम देख रहे थे, तो वो जिन लोगों की जिम्मेदारी होती थी कि यहाँ नाले खाली करें, वो नाले बंद कर रहे थे और हम खुलवा रहे थे। तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर खासतौर पे स्पेशली जो कराची के अंदर पिछले 2-3 सालों में जिस तरह की पॉलिटिक्स हुई है और जिस तरह की चीजें और एजेंडे और जो बयानिए बनाए जाते हैं वो हमें सब पता है। लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि जो हमारे बिजनेसमैन हैं, जो हमारे कारोबारी लोग हैं, उनको किसी भी तरह की तकलीफ हो। तो अगली जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें आज भी सीएम साहब ने ये बात कर दी है और वजीर तालीम ने भी यही बात की है। तो हम उनको बिठाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह भी वो सेटिस्फाई हों, हम उनके साथ हैं। लेकिन एक बात बताइएगा वीर जी, कोहली साहब जो आप बात कर रहे हैं सर, जितने मिनिस्टर्स हैं उनसे सवाल किया जाए तो आप लोग सही मानों में ताजिरों को भी क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं जी ये मामलात हैं, ताजिर सियासत कर रहे हैं, ताजिर किसी की ईमा पर बात कर रहे हैं। तो सर लकीर खींची जा रही है हुकूमत और ताजिरों के दरमियान। नहीं 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 नहीं, देखें, आपको क्या लगता है कि कराची में एक ताजिर है? हम तो 2-3 ताजिर जो स्टेटमेंट आकर देते हैं, जो आर्मी नाफिज करने की बात करते हैं, जो गवर्नर राज नाफिज कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। वरना तो यहाँ तो सैकड़ों लाखों ताजिर हैं। हैदराबाद में देखें, कराची में देखें, सक्कर में देखें, बहुत बड़े बड़े शहर यहाँ पर हैं सिंध के अंदर, तो वो सारे ताजिर तो हमारे साथ हैं। और उनकी जो भी डिमांड्स होती हैं, यहाँ भी डेलीगेशन आकर जब सीएम से मिलते हैं तो सीएम उनकी हर बात को मानते हैं। हम तो उन ताजिरों की बात करते हैं जो गवर्नर राज की डिमांड कर रहे हैं, तो वो तो 2-4 हैं, हमें पता है और आपको भी पता है वो कौन कौन है और किसकी एजेंडा पे चलते हैं। वरना ताजिर तो बहुत सारे हैं, लाखों हैं, और हम इनके साथ हैं। और आपको पता है कि यहाँ पर उन ताजिरों की भी हमने सपोर्ट की जिन ताजिरों पे लाखों रुपए जो एफबीआर ने टैक्स लगाए, और इससे पहले कभी उनसे जिंदगी में पाकिस्तान की तारीख में कभी उनसे टैक्स नहीं लगाए गए। वो मेरे पास आए, मेरे ऑफिस में आए, मैंने लेटर लिखा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, और चीफ मिनिस्टर उनके लाखों रुपए के जो टैक्स उनके ऊपर इनकम टैक्स जो लगाए थे बाहर से आके, कस्टम के टैक्स, वो सारे उन्होंने माफ करवाए एफबीआर से कहकर। तो ये ताजिरों को तो ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज देते हैं, ताकि क्योंकि ताजिर जहां जहां पर उनको सहूलत देंगे तो हमारा जो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, जो हमारे मुल्क को फायदा होगा। अच्छा वीर जी, कोहली साहब सही मानों में जिन ताजिरों का आप जिक्र कर रहे हैं सर, उनकी जानिब से एक बात यह भी की जा रही है कि जी जिसका जो काम है वो अपना काम सही से नहीं कर रहा है या अपने काम पे इंप्लीमेंट नहीं करा रहा। सईद गनी साहब का काम नहीं है सर कि वो ताजिरों के जो है वो मुस्तकबिल का फैसला या हाल का फैसला कर सकें। सईद गनी साहब जो है वो ताजिरों के मसाइल पर जो है वो उछलते कूदते दिखाई देते हैं सर। ये काम तो अगर मेरी नॉलेज में इजाफा कर दीजिएगा, सूबाई वजीर सनत और तिजारत का है, जो कि कहीं दिखाई नहीं देते। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखो अब मैं भी बात कर रहा हूं तो मेरा भी ये काम नहीं बनता है। मेरा तो ह्यूमन राइट्स का है,
मेरा भी ये नहीं बनता, लेकिन मसला ये है कि जब हम कैबिनेट के अंदर बैठते हैं तो उस मीटिंग के अंदर जो भी चीजें डिस्कस होती हैं हम सुनते हैं, और जब जो काबीना के जितने मेंबरान सबसे वो चीजें शेयर होती हैं तो हमें पता होता है। तो हम जब उनके साथ बैठ के हमें पता होता है तो उनका हम बैठ के उनसे डिस्कस करते हैं, और ये है कि जिसकी जहां पहुंच होती है बंदा वो बैठता है और बैठ के डिस्कस करता है। तो सर सारी ताजिर तंजीमें जा रही हैं नासिर हुसैन शाह साहब के पास या सईद गनी साहब के पास, हालांकि उनको सूबाई वजीर सनत और तिजारत के पास जाना चाहिए, लेकिन सही मानों में वो रास्ता उनको दिखाई नहीं देता, क्योंकि मंजर आम पर तीन ही लोग हैं, नासिर हुसैन शाह साहब हैं, दूसरे सईद गनी साहब हैं, तीसरे मुर्तजा वाब साहब हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, जहां पर जिनको फैसिलिटी लगती है, कुछ लोग किसी और के रास्ते में होते हैं, कुछ एमपीएस के रास्ते में होते हैं, कुछ एमएनएस के रास्ते में होते हैं। जहां जहां जिनका हल्का होता है वहां वहां के कंसर्न जो एमपीएस एमएनएस उनके साथ रास्ते में होते हैं, और वही उनका केस लेकर चीफ मिनिस्टर के पास जाते हैं, फिर चीफ मिनिस्टर उनको बिठा के कंसर्न मिनिस्ट्री को बिठा के करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि किसी और का डोमेन जरूर उनका है, तो उनका तो हम कोई पॉलिसी नहीं बना रहे हैं, हम कोई कानून साजी नहीं करते हैं, लेकिन हम क्योंकि सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं तो कम से कम जहां भी हमारा कोई राइट बनता है तो हम वहां बैठ कर उनसे डिस्कस तो कर सकते हैं, लेकिन हम कोई पॉलिसी नहीं बना सकते। जिसका डोमेन है वही बनाएंगे, हम कोई कानून साजी नहीं कर सकते। हमको उनके लिए ज्यादा एक ब्रिज का रोल प्ले कर सकते हैं कि उनके बीच में और जो कंसर्न डिपार्टमेंट के बीच में कोई ना कोई इस तरह की मसलत हो जाए। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया वीर जी गोली साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। क्या मामलात हैं, ताजिर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जिस ढिठाई के साथ हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर कायम है, अपने तरीक़ेकार पर कायम है, अब तक समझ नहीं आ रहा कि आया ताजिरों से ऐसा मसला क्या है उनका। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ चेयरमैन केटरर्स डेकोरेटर्स एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, इंसान दोस्त फाउंडेशन के चेयरमैन हैं कैस मंसूर शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कैस भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा सर, आज ताजिरों ने अल्टीमेटम दिया हुआ है सर, गवर्नर आज का मुतालबा भी हो रहा है, कल उन्होंने बोल दिया 8 बजे से दुकानें खोलेंगे। सर क्या यकीन दहानियां कराई गई हैं, क्या 6 बजे ही दुकानें बंद की जाएंगी या 8 बजे तक टाइमिंग खींच दी गई है? थैंक यू वेरी मच अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी। देखें जी, हमारे तारीख में पहली दफा हुआ कि सारे ताजिर एक पेज पे आ गए हैं जी, और एक लीडर उन्होंने बना लिया है। कोविड तक कन्वीनर हमारे बने हैं रिजवान इरफान साहब, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के, ठीक है। कन्वीनर साहब ने इनको 72 घंटे का टाइम दिया था, 72 आवर्स का। सही। हुकूमत भी किसी बंदे ने हमारे कन्वीनर साहब से राब्ता नहीं की, जो कि बहुत ज्यादती है कि जो कराची आपका सूबा चला रहा है, आप लोगों के सारे बिजनेसेस चला रहा है, आपके काम चला रहा है, सैलरीज निकाल रहा है, आप उस कम्युनिटी को टाइम नहीं दे रहे, उस कन्वीनर को टाइम नहीं दे रहे। अब आज उन्होंने इस चीज से करके कि कल से सारे ताजिर एक पेज पे हैं, 6 बजे की जगह 8 बजे मार्केटें खुलेंगी। और आपके चैनल के तहत मैं अपने कन्वीनर का मैसेज भी दे रहा हूं कि जितने ताजिर सुन रहे हैं कि कल अपने हक के लिए आपने लड़ना है। 2 घंटे से फर्क नहीं पड़ता, ना कोरोना आना है, 6 बजे बंद करने से कोरोना आएगा जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रश होता है। तो इसलिए जो हमारे कन्वीनर की आवाज है, उस आवाज में आवाज डाल के, हाथ में हाथ डाल के आपने कल 8 बजे तक अपनी मार्केट्स खुली रखनी है। यही आपको हमारी तरफ से एक मैसेज है और हम इसको जंग अपनी जीत के रहेंगे। परसों नासिर शाह साहब से मुलाकात हुई हमारी, कल सईद गनी साहब से हुई, और जुबैर मोतीवाला साहब चैम्बर के आप देखें बुजुर्ग रहनुमा हैं, उन्होंने टाइम निकाल के किया। इन दोनों मेंबरान, इन दोनों लीडरान ने हमसे कमिटमेंट किया कि जी बिल्कुल अब आपकी पाबंदियां नीचे होंगी, कम होंगी, और उम्मीद इन्होंने बिल्कुल पॉजिटिवली की थी। 6 बजे के बाद कुछ भी नहीं होगा और जो एनसीओसी के फैसले हैं उसी को इम्प्लीमेंट होगा। यानी कि 150 गेस्ट की शादी हॉलों के लिए एनसीओसी ने इजाजत दी हुई थी, जो कि 1 जून से थी। तो जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि जो फेडरल एनसीओसी कहेगी वही सारे प्रोविंसेस मांगेंगे। अब इसके और आप ये देखें ना, 1000 कैपेसिटी के हॉल में 150 गेस्ट के इवेंट, ये एसओपी है ना, और क्या इसको कहते हैं आप? इसी को एसओपी कह रहे हैं। ये एसओपी के तहत हम सेटअप दे रहे हैं, एसओपी के तहत हम गेस्ट को बुला रहे हैं। तो ये जुल्म ज्यादती। फिर आप ये देखें, पहले घरों के काम चल पड़ते थे, 50-100 आप देखें शादी अगर कोई घर पे भी हो तो 15-20 तो सर्वेंट्स हैं, 2 फैमिलीज के क्लोज रिलेटिव्स हैं, 50-60 तो आपके घर के हो जाते हैं, 25 बंदा तो आपके घर पे होता है। पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, सर्वेंट्स हैं, मेड्स हैं, ड्राइवर्स हैं, गार्ड्स हैं। तो अब इन्होंने उसके ऊपर भी सख्ती की हुई, कम से कम आप आउटडोर ओपन एयर खोलें। ओपन एयर, आपको एसी से इशू है, हम तो एसी चलाते ही नहीं बैंक्वेट्स के अंदर। आपने कहा छतें रिमूव कर दें वेंटिलेशन सिस्टम के लिए, आप देखें करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त किया और छतें खोल दी। अब आप बताएं, रेस्टोरेंट
फॉरेन कंट्री में आप ट्रैवल करें, यूरोप में हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो बहुत एक्सपीरियंस भी है जी। तो यूरोप में सारे आउटडोर रेस्टोरेंट्स ही हैं, फुटपाथों पे इतने अच्छे टेबल कुर्सियां लगाई हुई हैं। आप देखें आज हमारे शॉपिंग सेंटर्स में चले जाएं, उन्होंने भी अपने बाहर के एरिया को ओपन एयर आउटडोर डाइनिंग कर दी है। उसमें क्या और ब्यूटी भी क्रिएट होगी, आपका काम भी हो गया, कोई एसी तो नहीं लगे हुए आउटडोर में। इन्हें चाहिए रेस्टोरेंट्स का आउटडोर इमीडिएटली खोले और ओपन एयर बैंकेट्स खोले, जैसे सारे शादी वाला आप भी जाते होंगे तो देखो कुछ छतें खुली हुई हैं, एसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, खिड़कियां बना दी है उन्होंने, वेंटिलेशन राइट लेफ्ट अप एंड डाउन हर तरीके से हो रही है। एसओपी कितनी सख्ती से इंप्लीमेंट जो हमारी इंडस्ट्री ने किया कोई भी नहीं कर सकता। आप शॉपिंग सेंटर्स में चले जाएं तो शॉपकीपर्स ने अपनी दुकानों में बंदा एक रख लिया हुआ। आप देखें जॉब्स कितनी बढ़ गई थी और अब महंगाई कितनी बढ़ गई है। अगर आप 2-2 दिन ताजरों को गैप देंगे तो 8 से 9 दिन महीने के बनेंगे, तो वो उन्होंने रिकवरी कैसे करनी है? अपनी चीजें महंगी करके करेंगे ना, 9 दिन का लॉस कैसे बर्दाश्त करें जी। तो अच्छा कैस भाई, सही मानों में देखिए जो बात आप लोग ताजिर बिरादरी कर रही है, तमाम लोग चाहे अतीक मीर साहब हो, जमील पराचा साहब हो, रिजवान इरफान साहब हो या कोई भी हो, उनकी जानिब से यह भी मुतालिबा किया जा रहा है कि हमारा कारोबार तबाह किया गया है साजिश के तहत, अब गवर्नर राज यहां पर लगा देना चाहिए तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, जिस पर सिंध हुकूमत का यह मौकिफ है कि आप लोग सियासत कर रहे हैं। सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, क्यों कुछ वुज़रा की जानिब से ताजिर बिरादरी और हुकूमत के दरमियान बॉर्डर लाइन खींची जा रही है? सर देखिए सर, गवर्नर राज की तो फेवर में किसी ने नहीं कहा। अगर एक ने कोई कहा तो वो पॉलिटिकल पर्सन है जिन्होंने गवर्नर राज का कहा जी, वो उनका और पॉलिटिकल इशू होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। हम गवर्नर राज की फेवर में नहीं, हम तो इस फेवर में हैं कि 8 बजे तक सारा मार्केट खुले। शादियां आपने 1.5 घंटे के लिए खोली थी, 8 से 10, 1 घंटा गेस्ट होता है, 1.5 घंटा आप अगर लाइटें ऑन करते हैं 1 घंटे का प्रोसेस होता है। दुल्हन दूल्हा आते हैं, खाना है और लोग 10 बजे निकल जाते हैं। और तो हम लोगों का सिर्फ यही है कि आप 8 o'clock तक मिनिमम टाइमिंग रखें, एक छुट्टी रखें वीक में, और मैरिज हॉल्स को जो आपने 8 से 10 o'clock कहा था 300 की जगह आपने 150 कर दिए। वी आर रेडी, कोई इशू नहीं है। हमने तो सारी बातें मानी और हमारा गवर्नमेंट ने, नासिर शाह साहब ने हमें 100% कंफर्म किया था। आप चाहे आप सुकून से रहें, इंशाल्लाह ताला हम मंडे से आपको 7 से कोई चीज हम बढ़ाई नहीं रहे, कोई नहीं, आपको उसी तरह खुल दिया जाएगा। सब लोगों को कहा उन्होंने, ताजरों को कहा, हमें कहा जी। सईद गनी साहब ने कल हमसे सारी सजेशंस की, उन्होंने इन राइटिंग लिखा। उन्होंने कहा मैं ये सारे पुट अप करूंगा सीएम के साथ और सीएम साहब बिल्कुल इसको पॉजिटिवली लेंगे क्योंकि रेशियो कम हो रहा है। सही। अब देखें जब रेशियो कम हो रहा है, और आपको पता है कि जब शादी हॉल खुले हुए थे 2% था, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजीज फेल हैं कि बिजनेस का बंद करने से नहीं है, आप कोरोना को कंट्रोल कर ले बिजनेस खोलने से, क्योंकि सबने एसओपीज का, कराची एक एजुकेटेड सिटी है, पढ़े लिखे लोगों का इलाका है, ये शहर है, वो उसको खुद इंप्लीमेंट करते हैं, खुद रूल करते हैं। आज देखें अतीक मीर साहब जैसे बहादुर शख्स, अब वो बुजुर्ग हैं, कब से वो बंदा लड़ रहा है, वो अगर अपने आप को कहते हैं कि मुझे जेल में भेज दो जी, ठीक है ना, गोपलानी साहब कहते हैं मुझे जेल में भेज दो, रिजवान साहब कहते हैं जेल में, तो कितना हौसला है, कितने टूट गए होंगे ये लोग अंदर से। बिल्कुल ऐसा ही है। के ऊपर इंडस्ट्री के लोगों का प्रेशर होगा, हम कहते हैं हमें जेल में डाल दो, हम उनके साथ क्यों हैं? क्योंकि देखें करोड़ों लोगों की रिजक का है सर, एक घर में 5 बच्चे हैं ना, जी तो आप देखें 1 लाख 2 लाख के पीछे भी अगर 5-6 लगाए तो 12 बनते हैं। और अगर आप इसी तरह आप कराची की आबादी देखें कितना लड़ रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले लड़ रहे हैं ना कि जी असल तो 3 से 4 करोड़ है यहाँ के लोग हैं, आप जो कराची की आबादी है, जी जी, तो आप बताएं कितना बेरोजगार कर दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया कैस मंसूर शेख साहब, ताजिर रहनुमा मेरे साथ मौजूद थे, इंसान दोस्त फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं। आगे आने वाले वक्तों में सूरत हाल कुछ अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, दिखाई दे रहा है कि सिंध हुकूमत का अभी फिलहाल कोई मूड नहीं है कारोबार वगैरह खोलने का एसओपीज के हवाले से, क्योंकि 2 मिनिस्टर्स के दरमियान भी इस तमाम तर मामले के ऊपर इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।